तो वो वाला पार्ट जो है ना वो हम लोग कर लेते हैं। तो मैंने ये आपका सीट है, आपने देखा होगा सीट, ये जरूर आपके पास होगा पीडीएफ के फॉर्म में या जैसा भी फिजिकल के फॉर्म में। नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन फैमिली का डिस्कशन यहाँ पे है, तो देख लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। क्या है कि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, ये सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हुआ है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रो कोवेलेंट रेडियस, ये सब देख लो, आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, ये सब हम लोग कर चुके हैं और डिटेल में ये सारा हेडिंग अपनी क्लास में हुआ है, ये सारा हेडिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं एलोट्रोपी पे। तो एलोट्रोपी की अगर हम बात करें तो एलोट्रोपी में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है ना वो कोई भी नाइट्रोजन जो है ना वो क्या करता है, नाइट्रोजन कोई भी एलोट्रोप्स नहीं बनाता है। एलोट्रोपी की बात करें, डज नॉट शो एनी एलोट्रोपी, ये डिस्कशन हुआ था। फास्फोरस के मेनली और इम्पोर्टेंट भी है, फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स हैं, इम्पोर्टेंट भी है। कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। सो व्हाइट फास्फोरस का ये स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आता है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री आता है ना। स्ट्रेंड माना जाता है, हाईली स्ट्रेंड है ना बॉन्ड एंगल। ये जस्ट साइक्लोप्रोपेन की तरह है सिचुएशन, है ना, साइक्लोप्रोपेन की तरह सिचुएशन है। फास्फोरस का हाइब्रिडेशन ऐसे sp3 कंसीडर करके आप इसे हाईली स्ट्रेंड मान सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो रेड फास्फोरस है वो क्या होगा, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि 2 फास्फोरस की जो ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ब्रेक होकर दूसरी यूनिट से जुड़ गया है, यहाँ देखो ये जुड़ गया है। तो थोड़ा सा बॉन्ड क्या है, ये चेन स्ट्रक्चर में चला जाता है, तो ये रेड फास्फोरस होता है। ब्लैक फास्फोरस बिल्कुल ग्रेफाइट के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली, सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है, वो कौन माना जाता है, वो ब्लैक फास्फोरस माना जाता है। मैं देख लेता हूँ इसमें अगर कहीं आगे लिखा है तो ठीक है, और अदरवाइज नहीं लिखा है तो फिर हम लोग जो है ना इसको लिख लेंगे। ब्लैक फास्फोरस जो है ना, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फास्फोरस इज ब्लैक फास्फोरस, है ना। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फास्फोरस इज ब्लैक फास्फोरस, कहीं पे लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फास्फोरस इज ब्लैक फास्फोरस, है ना, ये है ना, ये होगा। और आप चाहो तो एनसीईआरटी देख सकते हो, उसमें बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है बाकायदा, इसको ब्लैक फास्फोरस होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, थर्मोकेमिस्ट्री में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, डेल्टा HF नॉट जिसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो व्हाइट फास्फोरस का 0 होता है, ब्लैक का 0 नहीं होता है। आप इसे कुछ भी मान लें, थर्मोकेमिस्ट्री का एक्सेप्शन मान लें, कुछ भी मान लें। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल जो एलोट्रोप है वो कौन सा है, वो जो है ना वो कौन सा है, वो आपका ब्लैक फास्फोरस है, और उसके बाद जो रहता है वो व्हाइट फास्फोरस होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट में व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस की हम डिस्कशन में लाते हैं। तो फिजिकल स्टेट में ये वैक्सी सॉलिड मोम जैसा है, ब्रिटल पाउडर होता है, ठीक है, रेड कलर है इसका, है ना। और क्या तो व्हाइट व्हेन प्योर अटेंस येलो कलर ऑन द स्टैंडिंग, कुछ देर के बाद येलो कलर जो होगा हो जाता है। गार्लिक ऑर्डर होती है, ऑर्डरलेस होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना 44 डिग्री सेल्सियस है। ये सब्लिमाइड इन द एयर 290 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, बड़ा अच्छे से लिखा है सब कुछ यहाँ पे। इनसॉल्युबल है, ये भी इनसॉल्युबल है, CS2 में सॉल्युबल है, CS2 में इनसॉल्युबल है। तो ये जो है ना इस तरीके से टेबल में काफी अच्छे से मार्क किया गया है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर के बारे में नहीं लिखा हुआ है ना, इग्निशन टेम्परेचर जो है ना, एक मिनट में देखता हूँ व्हाइट फास्फोरस के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप, थर्मोडायनेमिकली इट इज लीस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस, है ना। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये वाला जो पीडीएफ अंडरलाइन कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यही पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं लिख पा रहे हैं या टाइम लग रहा है, नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, तो आप मत करो, मैं एग्जैक्टली यही भेज दूंगा, सिंपल यही वाली भेज दूंगा, है ना। अभी आप सुन लो, क्योंकि आज के लेक्चर का मकसद ये है कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है वो थोड़ा कर लें, जो बच गया है अगर वो लगता है जरूरत है बोर्ड पे समझाने की तो मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, और अगर नहीं होगा तो हम उसको यहाँ पे समझ। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर में है व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस।
ये ऑर्डर है। प्रोडक्ट में कोई ये काइनेटिकली डिफरेंस आएगा, इसमें काइनेटिक डिफरेंस आने वाला है और वैसे डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, ठीक है। काइनेटिक्स का डिफरेंस आएगा और वैसे डिफरेंस नहीं आने वाला है। ओके, तो ये हो जाएगा। हेलो हाँ बोलो। सर, वो आपने जो टेबल अभी दिखा रहे थे ऊपर, उस पे हाँ, बर्निंग इन एयर लिखा था। बर्निंग ही रहे, हाँ। सर हाँ, उस पे एक पे फॉर्म्स लिखा है और एक पे फ्रॉम लिखा है, वो थोड़ा नहीं, वो समझा ये दीजिए। मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का जो जो एलोट्रोप्स है ना, मतलब एलोट्रोप क्या होते हैं, यस। जैसे जुड़वा भाई जैसे मान लो आप, है ना, सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगा। रेड फास्फोरस को एयर में बर्न करोगे तो P4O10 स्लो मिलेगा, धीमे मिलेगा, टाइम लगेगा। लेकिन व्हाइट फास्फोरस से क्या मिलेगा, वो जल्दी मिल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आएगा किसमें, रेड और व्हाइट फास्फोरस के और ब्लैक फास्फोरस के, लेकिन प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ओके मिस्टेक, यहाँ पे ओके फॉर्म कर लेना है ना, यहाँ पे फॉर्म कर लेना, मिस्टेक हो गया होगा। तो P4 और बताओ, ठीक है, हो गया। यस। ठीक है, आगे बढ़े। किसी और को कोई डाउट है ना, किसी और को कोई डाउट हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो, है ना, हैंड हैंड डाउन कर लिया करो, ठीक है। आई एम विनोद सौर्य सेठिया, कौन है ये देख लो भाई, है ना। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, है ना। टेलीग्राम लिंक अभी नहीं, ये सब चीजें बाद में, सिर्फ डाउट की बात होगी, है ना, ये सब बाद में करो। ये सब लिखोगे ना तो जो है ना, फिर जो है ना नाराज होऊंगा। अभी कुछ नहीं, सबसे आखिरी में, अभी सिर्फ डाउट की बात करो सिर्फ, है ना। हाँ, रेड वाला जो है ना वो चेन बनाएगा, है ना। रेड वाला जो है ना वो क्या करेगा, वो जो है ना चेन बनाएगा इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको, ये लगातार ऐसे करके, और ये वाला इस तरीके से चलेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। ये कुछ ब्लैक फास्फोरस की बात कर लेते हैं। सॉल्बिलिटी वाला, सॉल्बिलिटी में व्हाइट फास्फोरस डिसॉल्व नहीं हो रहा है ना, ये CS2 में जो है ना ये सॉल्युबल है, और रेड फास्फोरस इनसॉल्युबल होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि रेड फास्फोरस क्या हो रहा है, रेड फास्फोरस इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे में आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो उनके आपस में भाई दो सब्सटेंसेस कैसे मिक्स सॉल्युबल होते हैं। मेरे हिसाब से दो सब्सटेंसेस को सॉल्युबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। सॉल्युबिलिटी की अगर डिस्कशन करें तो अभी आपने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन में आपने क्या पढ़ा था, है ना, ठीक है। और वो क्या पढ़ा था, है ना, उसके लिए, हाँ, लाइक डिजॉल्व लाइक सुना था, है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक सुना था, बिल्कुल, ठीक है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक की अगर हम बात करें, उससे अच्छा था ये कि अगर हमारे पास ए लिक्विड है और बी लिक्विड है, तो यहाँ पे ए टाइप के फोर्सेस होते थे, यहाँ पे बी टाइप के फोर्सेस होते थे, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आपस में मिला दोगे तो ए बी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता था। अगर ये ए बी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा, अगर मान लो डेवलप नहीं हुआ कभी, तो ए और बी आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते हैं। जैसे ऑयल और वाटर है, तो ऑयल और वाटर के बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस डेवलप ही नहीं होते, इसलिए सॉल्युबल नहीं होते हैं। जबकि नमक जो है ना, नमक जो है ना, या NaCl जो सॉल्ट है, उसमें उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। सुनो देखो कितना अजीब सा है कि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड्स होते हैं, है ना, उनके रिस्पेक्ट में आयनिक बॉन्ड जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसके बावजूद वो डिसॉल्व होता है पानी में, और कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जबकि उनके पास बॉन्ड्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं, है ना। उनके पास बॉन्ड्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं। फिर भी जो है ना उसको जो है ना ये क्या होगा, ये जो है ना ये जो है ना सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, क्लियर है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है कि व्हाइट फास्फोरस तो डिस्क्रीट पार्टिकल में एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग पार्टिकल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो सकता है पानी के पार्टिकल से रिएक्ट कर जाए, इंटरेक्ट कर जाए। लेकिन रेड फास्फोरस क्या हो रहा है, रेड फास्फोरस में एक के बाद एक चेन बनती जा रही है ऐसे, ये टूटेगी नहीं पानी में जाके, टूटेगी नहीं तो ए बी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा नहीं, तो सॉल्युबल होगा नहीं, है ना। ऐसे ही वो CS2 वगैरह में भी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से मान सकते हो आपकी CS2 में जो होगा ये सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ है कि CS2 पार्टिकल के बीच में और फास्फोरस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का, जस्ट टाइप, है ना, टाइप कर दो यार, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
है ना। ये आपको डिफरेंसेस पढ़ने हैं अल्फा और बीटा फास्फोरस में, ज्यादा कुछ जो है ना उस तरीके से डिफरेंसेस जो है ना पढ़ने हैं। यस, फास्फोरस फास्फोरस जो है ना वो डार्क में क्या करता है, ग्लो करता है। फास्फोरस जो है ना वो ग्लोज इन डार्क, ठीक है। किसी जिसका भी माइक ओपन दिखाई देगा क्लास से मैं बाहर कर दूंगा, है ना, अगर किसी ने भी माइक ओपन किया। एवरीबडी डाउन द, जिसका भी हैंड रेज है सब लोग रेज कर लो, वरना मैं इमीडिएटली क्लास से बाहर भगा रहा हूँ। सब लोग बंद कर दो बिल्कुल, हाँ हैंड रेज करना बंद कर दो। हाँ बिल्कुल बंद कर दो हैंड रेज करना, बिल्कुल हाँ ठीक है। बस जिसको जो लिखना है वो चैट पे लिखेगा, है ना। ठीक है चलो, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा ब्लैक फास्फोरस की अगर डिस्कशन में लाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं आएगा, जरूरत नहीं है। आप जस्ट याद रखो कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, केवल दो फॉर्म होते हैं। इनको आप ध्यान रखो, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, अपने को हो जाएगा सारा कुछ, है ना। इसको देख लेना एक बार, एक बस वन टाइम रीड मार लेना, है ना। ज्यादा कभी कुछ आया नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है इसको, जस्ट एक बार आपको रीड करना है, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, वन टाइम रीड कर लेना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह भी नहीं है, अपने आप कर लेना, ठीक है। ठीक है, ओके। सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसके लिए प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का जो लैब मेथड का जो प्रिपरेशन है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये वाला रिएक्शन क्लास में हुआ है, NH4Cl और NaNO2 मिलकर NH4NO2 बनाते हैं, और NH4NO2 के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, N2 बनता है। दो रिएक्शन अपनी क्लास में हुई थी, और वो थी एक NH4NO2 का डिकम्पोजिशन और एक था NH4NO3 का डिकम्पोजिशन, ये था। तो NH4N2 का जो डिकम्पोजिशन था वो क्या था, वो था N2 प्लस 2H2O, और उसके बाद जो था ये था N2O प्लस 2H2O। ये डिकम्पोजिशन आपकी क्लास में हो चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ और सब कुछ इसके बारे में बता चुका हूँ, ये कंप्लीट है क्लास का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इट इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया विद कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्रोमीन वाटर और CuO, है ना, इस तरीके से। तो अभी आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा था, सॉल्ट एनालिसिस में मैंने आपको ब्रोमीन वाटर के बारे में बताया था, Br2H2O के बारे में बताया था, मैंने आपको Cl2H2O के बारे में बताया था। तो ब्रोमीन वाटर जो था वो क्या था, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये भी क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये पता है। और ये कैसे बनता है, ठीक है, वो होगा, वो HOCl से बनता है ना, ये HOCl बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन वाटर में डिजोल्व करोगे तो सिंपल है कि वाटर का जो लोन पेयर है वो Cl एटम की वैकेंट ऑर्बिटल में जाता है, और Cl एटम को क्या देता है, OH दे देता है, और दूसरे Cl को क्या मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा। दो Cl एटम, बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। दो Cl एटम है, एक वाटर पार्टिकल क्या करेगा, एक वाटर पार्टिकल जाके अटैक करेगा Cl एटम पे ऐसे जाके, तो इस वाले Cl एटम से OH जोड़ देना, इसके साथ H जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा, HOCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब जो HOCl होता है वो क्या होता है, HOCl को क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, क्लोरीन को +1 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इसमें जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, अपनी कॉपी में मेंशन करना, अपनी कॉपी में मेंशन करना, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में आपको मिल जाएगा
कि ऑक्सी एसिड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सी एसिड इन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सी एसिड इन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है। तो मैं बस आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पे जो ब्रोमीन आपको दिख रहा है ना, ब्रोमीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहा है, -3 से 0 में ले जा रहा है, ऐसे करके आप रिएक्शन याद कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, अमोनिया है, PS3 वगैरह है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है इट्स अ वेरी हाई टेम्परेचर रिएक्शन, काफी हाई टेम्परेचर पे होती है, ये मेंशन करना, ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर पे क्यों होती है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर PS3 होता तो PS3 का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है अमोनिया से, तो PS3 तो कॉपर ऑक्साइड को कहाँ भेज सकता था, CU में भेज सकता था। PS3 को क्या कर सकता था, PS3 जो है वो कॉपर ऑक्साइड को CU में आसानी से भेज सकता था, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, उसका PS3 का रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अमोनिया का जो रिड्यूसिंग पावर है वो ज्यादा नहीं है। तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया के पास इतना ताकत नहीं है कि वो कॉपर 2+ को कॉपर में भेजे। लेकिन अगर आप करवाना चाहते हो तो वो कहेगा कि मैं हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हाई कर दो, हाई टेम्परेचर कर दो, तो मैं अमोनिया बोलेगा कि अमोनिया कहेगा मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा कॉपर 2+ से कॉपर में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा नाइट्रोजन में फ्रॉम -3 to 0, एंड दिस वे रिएक्शन विल हैपन, है ना। इस तरीके से रिएक्शन जो है ना हाई टेम्परेचर कंडीशन पर ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से रिएक्शन होंगे। ये जो अमोनिया की जितनी भी रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी दिखाई दे रही है, ये ऑलमोस्ट टेम्परेचर हाई है, मतलब जो ये दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है ये हाई टेम्परेचर कंडीशन पर ही है ना। ये रिएक्शन जो है मैं यहाँ स्टार मार्क करके लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर कंडीशंस पर ही रिएक्शन है। पुराना वाला सीट जो है ना, पुराना वाला सीट आप देखोगे तो उसमें मेंशन किया गया टेम्परेचर वगैरह भी है, इसमें हटा दिया गया है। मेरे पास अगर टेम्परेचर का डेटा होगा तो भी मैं दे दूंगा आपको, यहाँ भी चेंज कर दिया गया। पिछले जो आपका प्रीवियस सीट था पहले वाला जो मैंने देखा हुआ था, उसमें टेम्परेचर का डेटा भी मेंशन है बाकायदा। टेम्परेचर का डेटा भी मेंशन है उसमें, है ना। क्या हुआ गौरव, बोलो। डाउट नहीं है तो फिर हैंड रेस क्यों करते हो, या तो फिर बोलो। Galaxy 7 क्या हुआ। ठीक है, चलो ये हो गया, देखो गड़बड़ हो गया।
पढ़ना चाहते हैं, जिनको जो वास्तव में समझना चाहते हैं चीजों के लिए, उनके लिए मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन लिखी हुई है तीसरे नंबर पे, ये वाली मैं टिक कर रहा हूँ, देख लो अभी, है ना, ये वाला अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना, ये है ना, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन हुआ है, तो ब्लीचिंग पाउडर भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ पर भी आपको कैल्शियम 2+ आयन और OCl- आयन और Cl- आयन, ये जो OCl- आयन होता है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आप याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे पता चल जाएगा कि मुझे अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना है ना, तो मुझे अगर जब अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना है तो -3 से कहां ले जाऊंगा, N2 पर ले जाऊंगा। ऐसे करके एक प्रिडिक्शन बन सकता है, रिएक्शन का प्रिडिक्शन बन सकता है, ठीक है। वैसे क्या होगा, NaOCl में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्या हो रहा होगा कि अमोनिया का रिएक्शन जब आप किससे कराओगे, है ना, NaOCl से कराओगे, ठीक है, NaOCl से कराओगे तो क्या होगा, ठीक है, Na+ आयन और OCl- आयन होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो OCl- आयन जो होगा ये भी क्या है, यहाँ पर है, ये भी क्या बनेगा, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है बेसिकली जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या हो रही है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन है, वहां पे अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है ना। इसके बाद भी 2 फेमस रिएक्शंस हैं जिन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उनको हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जरा किसी कुछ डाउट हो चैट में तो आप लिख दो, है ना, ठीक है, उस तरीके से। वॉयलेट कलर हो जाता है उसका, है ना, जो ब्लैक, जो ये वाला फास्फोरस था, इसको जब आप करते हो ना, रेड फास्फोरस को जो है ना, तो ये वॉयलेट कलर का फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता होगा। रेड फास्फोरस ब्लैकिश के पास जा रहा होगा, है ना, ब्लैकिश के ब्लैक के पास जा रहा होगा, उसके बाद होगा, ठीक है, उस तरीके से होगा ना, ये हो जाएगा। ऑल एलिमेंट विद द लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आर गुड ऑक्सीडाइज, नो, ऑल एलिमेंट की बात नहीं की है मैंने, आप इस स्टेटमेंट को जनरलाइज मत करो, है ना। मैंने कहा है कि मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि ऑक्सी एसिड्स, है ना, ठीक है, मैंने कहा है ऑक्सी एसिड की बात की है ना, ऑक्सी एसिड की बात की है, तो ऑक्सी एसिड में ही बात की है, उसी को वहां तक रखिए, है ना। ब्लीचिंग पाउडर में क्या याद करना था, ब्लीचिंग पाउडर में एक्चुअली क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सा, ये जो होता है ना, OCl- आयन, ये HOCl का होता है, ये जो आपको HOCl दिखाई दे रहा है, इस HOCl का होता है जो है ना आयन होता है OCl- आयन, हाइपोक्लोराइट आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोक्लोराइट आयन कहलाएगा। और हाइपोक्लोराइट आयन जो होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, है ना। सर आपने लैब प्रिपरेशन का पहले रिएक्शन कहां पढ़ा है, मैंने आपको कम से कम नहीं तो 4 बार जो है ना, कम से कम 3 से 4 बार ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये जो रिएक्शन है 3 से 4 बार आपकी कॉपी में लिखी होगी, सॉल्ट एनालिसिस में 3 से 4 बार लिखी है। NH4NO2 NH4NO3 वाली रिएक्शन कॉपी में 3 से 4 बार मैंने क्लास में लिखी है ना, उसको लिखा गया है और बताया गया है इसको, है ना, ये चीज हो चुकी है ना, बताया जा चुका है ऑलरेडी। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, है ना। एक मैं एक रिएक्शन आपको और पढ़ा देता हूँ इसमें, और वो रिएक्शन है आपकी एक रिएक्शन आप लोग और कर लीजिए, मेरे ख्याल मुझे सीट में दिख नहीं रही है अभी यहाँ पे, तो मैं वो लिख देता हूँ, अगर होगी आगे तो हो सकता मिल भी जाए आगे या कहीं और होगी। और वो रिएक्शन है उसके साथ Cl2 के साथ, है ना। तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद क्लोरीन, है ना, फेमस रिएक्शन है, पूछा जा सकता है, फेमस रिएक्शन है, 2 रिएक्शन होती हैं, एक रिएक्शन है 8NH3, है ना, ये अमोनिया लिक्विड जो है ना एक्सेस में है इस समय, +3Cl2 गैस पास की जाएगी इसमें, तो यू विल गेट 6NH4Cl + N2, है ना, ये मिल जाएगा, ठीक है। और अमोनिया +3Cl2
ये एक्सेस में होता है तो क्या बनता है, NCl3 प्लस थ्राइस HCl, है ना, ये बनेगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अमोनिया एक्सेस में है और जब क्लोरीन एक्सेस में है। तो क्लोरीन क्या होता है, सबको क्लास में पता होगा, क्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्लोरीन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और आप उसे एक्सेस में ले लोगे तो भयानक ऑक्सीडेशन करेगा, तो कर भी रहा है। ये -3 से कहाँ भेज रहा है, इसको +3 तक भेज रहा है। तो इतना बड़ा चेंज आ रहा है कब, जब आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लिया हुआ है। लेकिन जब आप अमोनिया एक्सेस में लेते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में नहीं लेते हैं, यहाँ पे 8 मोल है, देखो आप 8 मोल यूज हो रहा है, यहाँ पे केवल 3 मोल यूज हो रहा है, यहाँ पे इसका 1 मोल यूज हो रहा है, यहाँ पे इसका 3 मोल यूज हो रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो 8 मोल अमोनिया है और जब अमोनिया एक्सेस में है तो उसका ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो केवल -3 से कहां जा सकता है, 0 तक जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो, है ना, कि अमोनिया जब एक्सेस में होगा और किस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो, है ना, इस तरीके से याद होगा। ओके, तो ये कर सकते हो, ठीक है, डन, आ गया समझ में सबको। तो अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, जब अमोनिया एक्सेस में है और क्लोरीन एक्सेस में है ना, तो उसको दोनों को देखकर जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, डन। चलिए, ये काम कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं और इस पे वापस आ जाते हैं। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या होगा, आप सबको पता है कि है ना, रिएक्शन 1 के ब्रैकेट में क्या लिखा है, रिएक्शन 1 के ब्रैकेट में जो है ना लिक्विड लिखा हुआ है ना, ये लिक्विड लिखा हुआ है, अमोनिया लिक्विड में पास कर देंगे, है ना। ओके, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया का हुआ है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। सॉल्बिलिटी का कॉन्सेप्ट देखने के लिए, हाँ बिल्कुल, आप सॉल्यूशन वाले टॉपिक में राउल्ट्स लॉ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन वाले टॉपिक में राउल्ट्स लॉ पढ़ लीजिएगा। ओके, इस तरीके से नाइट्रोजन गैस टॉक्सिक नहीं है, इनर्ट गैस है एक्चुअली, है ना, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे उस पर चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, है ना। सो डिस्प्रपोर्शनेशन में, हाँ, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन। यस, NCl3 जो होगा वो एक्सप्लोसिव होता है ना, NCl3 जो होगा वो एक्सप्लोसिव होगा। हाँ, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक्सप्लोसिव कंपाउंड। बिकॉज एक्सप्लोजन कब होता है, आप बताओ ना, एक्सप्लोजन कब होगा, एक्सप्लोजन जब होगा, ठीक है, ठीक है, और एक्सप्लोजन कब होगा, एक्सप्लोजन तब होगा जब आप बहुत एक्सेसिव ऑक्सीडेशन करा देते हो, है ना, एकदम अनकंट्रोल रिएक्शन करा दोगे। तो अमोनिया का अगर आप क्या करोगे, है ना, अमोनिया का जो है ना, अगर आप बहुत एक्सेसिव क्या करा दोगे, अमोनिया का बहुत फास्ट ऑक्सीडेशन करा दोगे, है ना, अमोनिया का जब बहुत फास्ट ऑक्सीडेशन करा दोगे तो क्या होगा, है ना, अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन होगा, तो उसमें NCl3 बनेगा और NCl3 क्या करेगा, ये एक्सप्लोसिव है। बेसिकली जो जब अनकंट्रोल रिएक्शन होंगी तभी एक्सप्लोजन के चांसेस हैं, ठीक है। तो NCl3 बनेगा और एक्सप्लोड कर जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड है, आपको यही लिखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो, काफी एक्सप्लेन कर दिया इसमें, है ना। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या होगा, हमें पता है कि नाइट्रोजन सबसे आसानी से, इंडस्ट्री वालों को क्या चाहिए, चीजें फ्री में चाहिए, कम कॉस्ट में चाहिए, ठीक है। तो कम कॉस्ट में नाइट्रोजन आपको कहाँ पे मिलने वाली है, सबसे कम कॉस्ट में, तो सबसे कम कॉस्ट में आपको कहाँ मिलने वाली है, एयर में मिलने वाली है। एयर में कितना नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो हम एयर को क्या करेंगे, एयर को लेंगे और एयर को कंडेंस कर लेंगे, कंडेंस करके लिक्विफाई कर लेंगे, लिक्विफाई करने के बाद उसका फ्रैक्शनल क्या कर लेंगे, फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन कर लेंगे। और उस फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन से क्या होता है, दो लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। मैंने सोल्यूशन टॉपिक में भी पढ़ाया है और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, है ना।
फिर लिक्विड ऑक्सीजन को और लिक्विड नाइट्रोजन को क्या किया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे किया जाता है, जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 कितना है, -196, ऑक्सीजन कितना, -183, हेंस दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजिंग फ्रैक्शनल कॉलम। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होगा उसमें हम एयर यूज कर लेंगे, एयर में हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल जाएगी, कितनी नाइट्रोजन मिल जाएगी, सॉरी कितना 78% मिल जाएगा। अगर आप 1 लीटर लेंगे तो उसमें 0.78 लीटर क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी, और जो बचा हुआ 0.22 लीटर जो है ना वो क्या मिल जाएगा, उसमें आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए लिक्विफाई करने के बाद, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। और फ्रॉम द प्रोड्यूसर गैस फ्रॉम द फर्नेस, इससे भी निकालते हैं। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, CO और N2 का। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोड्यूसर गैस क्या होता है। तो प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, CO और N2 का मिक्सचर होता है ना। और उसके बाद कहते हैं कि when the mixture of CO and N2 is passed over the heated copper oxide and CO gas is oxidized to CO2 which is then absorbed in the alkalis, N2 remain is collected gas in gas cylinders, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन 1:1 के मिक्सचर में होता है, और उसको जब हम कॉपर ऑक्साइड से पास करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड क्या करे, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके CO2 में भेज देगा। CO2 गैस को आप किसी में भी एब्जॉर्ब करा लो, CO2 गैस को आप QH में एब्जॉर्ब करा लो, CO2 गैस को आप NOH में एब्जॉर्ब करा लो, कहीं पर भी एब्जॉर्ब करा लो, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, आपको ईडियोमेट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऐसा करके हो जाएगा। ओके डन। सो अमोनियम नाइट्रेट का रीजन क्या है एक्सप्लोर होने का, बिल्कुल बता देंगे। अमोनियम नाइट्रेट बहुत एक्सेसिवली डिकम्पोज करता है, और जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का हमने डिकम्पोजिशन जो लिखा था, कौन सा, N2 बनाने वाला है ना, नाइट्रोजन बनाने वाला जो डिकम्पोजिशन लिखा है अमोनियम नाइट्रेट का, ये वाला अमोनियम नाइट्राइट या अमोनियम नाइट्रेट का जो डिकम्पोजिशन मैंने लिखा है, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन जो है ना नहीं है किसका, जब ये एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोड में जो है ना वो ऑक्सीजन गैस वगैरह में और N2 में एक्सप्लोड करता है, तो उसमें जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लोजन वाला रिएक्शन मैं आपको दे दूंगा, है ना, अलग से दूंगा। ये एक्सप्लोजन वाला रिएक्शन नहीं है, ये जो दो रिएक्शन इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट के, जो कि एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है ना, ये करते हैं ये, लेकिन इनके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जिनसे N2 और N2O लैब में बनाया जाता है, N2 और N2 जो है ना लैब में बनाया जाता है, ओके, ये बनाया जाता है, ओके। एक्सप्लोजन का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट है, वो मैं दूंगा आपको, ठीक है। ओके नाउ कम टू द अपना मेन पॉइंट। अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, और ये जो होगा उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो वेरी प्योर नाइट्रोजन बन रहा है, इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट लेटेस्ट IIT ने पूछा है, कुछ समय पहले ही पूछा है कि वेरी प्योर नाइट्रोजन किससे बनता है। क्वेश्चन में आंसर था बेरियम नाइट्रेट को, आपको बेरियम अजाइड को, है ना, ठीक है। बेरियम अजाइड को जो होगा उस तरीके से रहेगा, ओके, इस तरीके से रहने वाला है। सो इट्स अजाइड आयन, ध्यान रखिएगा, ये जो कंपाउंड है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड बेरियम अजाइड। कहीं नाम लिखा हुआ है, सोडियम अजाइड लिखा हुआ है, ये लिखा है NaNN3, है ना, NaN3, है ना, NaN3 जो होगा इस तरीके से होगा। ये N2 का फॉर्मेशन ही तो पढ़ा रहा हूँ ओम तिवारी, N2 का ही तो फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये N2 का ही फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेरियम बात करते हैं बेरियम अजाइड की। अजाइड आयन सब लोगों को पता है, अजाइड आयन जो है ना वो क्या होगा, अजाइड आयन क्या होता है उसको बात करते हैं, है ना। तो अजाइड आयन जो होगा वो क्या होता है, N3- आयन होता है, इट्स अजाइड आयन, ये अजाइड आयन कहलाता है। और अजाइड आयन क्या होगा, अजाइड आयन जो होगा वो क्या होता है, ये होता है, ये अजाइड आयन, है ना,
ठीक है, ठीक है, अजाइड आयन होता है। अब अजाइड आयन जो होगा वो क्या होगा, अजाइड आयन के लिए N3 माइनस आयन जो होगा N प्लस, ये सब जो होगा अजाइड आयन जो होगा, ये क्या होता है। अजाइड आयन बेसिकली क्या कह रहा है इसमें, ये आपको कैसे लगा, आपने कभी सुना है कि जैसे Na N3 की बात करें, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको इसमें कि Na प्लस आयन है और N3 माइनस आयन है, ये है। आपको लगता है दुनिया में कोई ऐसा रिएजेंट है या कोई ऐसी स्पीसीज है जो Na प्लस आयन को Na में भेज रही है? ये बड़ी कमाल की रिएक्शन है, जहाँ पे Na प्लस आयन जो है ना, कहाँ जा रहा है, Na में जा रहा है। देखो आप ध्यान से, 0 में जा रहा है। मतलब अजाइड आयन में इतनी ताकत है कि वो सोडियम को रिड्यूस कर रहा है। अजाइड आयन में इतनी ताकत है कि वो सोडियम को रिड्यूस कर पा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने जब अजाइड आयन का SRP वैल्यू देखा तो मुझे पता चला कि इसका SRP वैल्यू लिथियम से ज्यादा नेगेटिव है। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिथियम को सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया जाता है। आपको लिथियम का सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया गया होगा। और उसको उसका SRP वैल्यू जो है ना वो मोस्ट नेगेटिव बताया गया होगा। उसका पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, आपको बताया गया लिथियम इज मोस्ट नेगेटिव, हैविंग मोस्ट नेगेटिव SRP वैल्यू। ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सबने पढ़ा है। अब जो अजाइड आयन है, अपनी कॉपी में मेंशन करना, अजाइड आयन हैव more negative value, more negative SRP value than lithium। लिथियम से भी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है SRP। तो अजाइड आयन की जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो क्या होती है, वो लिथियम जैसे एलिमेंट से भी सबसे ज्यादा आ जाती है। इतनी ज्यादा आ गई है कि वो सोचो बेरियम 2+ आयन को वो कहाँ भेज रहा है, ये बेरियम 2+ आयन है, उसको बेरियम में भेज दे रहा है, यहाँ बेरियम में भेज दे रहा है। और उसको जो है ना, अभी वैल्यू मुझे याद नहीं है, वैल्यू मैं आपको कहीं मेंशन कर दूंगा, अभी मुझे याद नहीं वैल्यू, बट इट इज कंफर्म, इट इज मोर नेगेटिव, है ना, इट इज कंफर्म, इट इज मोर नेगेटिव। टाइम लग जाएगा ढूंढने में, ठीक है, टाइम लग जाएगा अभी ढूंढने में, तो अभी आप लिख लीजिए इट इज, बट इट इज ट्रू इन्फॉर्मेशन, है ना, ट्रू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्लियर हो गया, ओके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो अजाइड आयन है, तो आप लिख सकते हैं कि N3 माइनस आयन is having more negative SRP value देन लिथियम, है ना, लिथियम से ज्यादा, देन लिथियम, है ना, लिथियम से ज्यादा जो है ना SRP और नेगेटिव होता है इसका। तो उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, लाइक रीजन याद रख सकते हो कि क्यों बेरियम अजाइड में बेरियम में गया और क्यों ये जो है ना उसमें चला गया ना। ये चीज है, ये चीज जो है ना आप ध्यान रख सकते हो ना, इस चीज का आप जो है ना वो ध्यान रख सकते हो कि क्यों बेरियम अजाइड जो है ना वो बेरियम अजाइड से बेरियम बन गया। ये सब चीजों का जो डिस्कशन है वो आप कर सकते हो, है ना, इस तरीके से ये आपको पता चल सकता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, ओके। तो और वेरी प्योर नाइट्रोजन बनता है। और ये कार के जो एयर बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, कार वगैरह में जो एयर बैग्स बनाए जाते हैं उनमें ये यूज किया जाता है। जब जर्क लगता है, जर्क से हीट बनती है, हीट से बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड डिकम्पोज करके N2 देता है। N2 जो होता है वो एयर बबल, जो एयर बैग होता है उसको फुलाता है। ऐसे करके ये यूज किया जाता है ना। अब बात करते हैं फास्फोरस की, है ना। तो फास्फोरस में क्या होगा, पढ़िए फास्फोरस में क्या कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विद कार्बन इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस में करीब करीब 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप पानी का उम्मीद नहीं कर सकते, वाटर आप उम्मीद नहीं कर सकते, यहाँ पे पानी नहीं है। 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सैंड यूज कर रहे हैं, सिल्का। इट इज एडेड टू रिमूव द कैल्शियम एज फ्लूइड सिलेक्ट कैल्शियम सिलिकेट एंड टू ड्राइव ऑफ phosphorus as P4O10. The P4O10 is reduced to the phosphorus by carbon. At this temperature, gaseous phosphorus distill off mainly as P4 but with some P2, है ना। समझाता हूँ मैं इस बात को। तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, ये दोनों रिएक्शन है, बहुत इजीली याद की जा सकती हैं ये दोनों रिएक्शन, कोई समस्या नहीं है ना। लाइफ में आप कभी भूलोगे नहीं, है ना। आप इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हो, है ना। ठीक है, मैं अभी आपको इसको समझा देता हूँ।
समझिए इनको कैसे होगा ये रिएक्शन, देखो ठीक है। तो ये रिएक्शन जो हो रहा है बेसिकली कौन सा रिएक्शन हो रहा था, CA3PO4 होल ट्वाइस हो रहा था, 3SiO2 है ना, ऐसे हो रहा था। ओके, और उससे क्या बना रहे हो आप, 3CaSiO3 बना रहे हो, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। नाउ अब इसमें इसको क्या करो, आपको पता है ये सॉल्ट है, सबको पता है। इसको मैं क्या करूंगा, मेरे पास 3 कैल्शियम है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि यार मैं इसको 3 कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकता हूँ। एक मिनट रुकना। तब चैट ओपन है, आपको कोई क्वेश्चन लिखना हो तो आप लिख दो, मैं अभी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। चल, एक ही क्वेश्चन अच्छा मिला, और वो क्वेश्चन था केवल कि जो भी आपने लिखा था TNT का लिखा था, TNT इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग, जब जो है ना, बिल्कुल वो भी ऑक्सीडेशन से आप समझा सकते हो। HNO3 से जब आप फिनॉल का, फिनॉल इज अ एक्टिव एक्टिव रिंग रखता है फिनॉल, और उसके बाद जब आप उसको HNO3 से क्या करते हो, है ना, HNO3 से जब आप उसे क्या कराते हो, ऑक्सीडाइज कराते हो, तो ऑक्सीडाइज कराने पे क्या होगा, वो आपको जो है ना आसानी से, मतलब अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन देगा, और उस अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन से क्या होगा, जो है ना वो एक्सप्लोजिव बनेगा। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए हम लोग वापस आते हैं। तो ये एक सॉल्ट है, और जो आपको मैंने पहले बताया था कि जो एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, एक एसिडिक ऑक्साइड और एक बेसिक ऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे आप एसिड और बेस से मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, यहाँ वाटर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेसिक ऑक्साइड, ये होगा, ये मिलके क्या होगा, ये प्लस ये सॉल्ट बना लेगा। तो वैसे ये बना हुआ है, और देखो कितना आसान है, अगर आप ये समझ जाते हैं, कंसेप्ट समझ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कंसेप्ट समझते हैं तो उसमें क्या होगा, किस तरीके से काम होगा, ये देखो आप, है ना, कैसे होगा, देखना भी कराता हूँ आपको, है ना। तो मैंने 3 कैल्शियम ऑक्साइड बना लिए, और मेरे पास 2 फास्फोरस दिख रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 2 P2O5 बना लूंगा। देखो दिख रहा है, 2 P2O5 मैंने यहाँ पे बना लिया, है ना। 2 P2O5 दो नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा, बिकॉज फास्फोरस जो है ना अपने पास 2 एटम है, तो 1 P2O5 बना लो। देखो रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, 8 ऑक्सीजन है, 3 कैल्शियम, सब बैलेंस है। ओके, अब देखना,
ये बेसिक है, ये बेसिक ऑक्साइड है और ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये सबको पता है मेटल नॉन मेटल का। ये भी कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। अब आपने अभी अभी आपने मेटलर्जी पढ़ी है, ये 3 मोल है, ये भी 3 मोल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटलर्जी में आपने बहुत बार ये रिएक्शन पढ़ी है, CaO प्लस SiO2 मिलकर CaSiO3 बनाएगा। कितनी बार आप ये पढ़ चुके हैं भाई मेरे? वही ये हो रहा है, ये 3 कैल्शियम ऑक्साइड और ये 3 SiO2 मिलकर जो है ना यही बना रहे हैं। ये जो P2O5 आपको दिख रहा है वो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है? आगे समझ में? इस तरीके से पहला रिएक्शन हुआ। अब P2O5 का रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? P2O5 का रिएक्शन कार्बन से कराया जा रहा है। कार्बन का काम क्या होता है? रिड्यूस करना होता है। मेटलर्जी में फर्नेस में, जैसे मैंने, अगर मेरे लेक्चर आपने देखे होंगे मेटलर्जी के, तो मैंने वहां पे बोला है कि जब आप मेटलर्जी के फ्रेम में काम कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे, तो आप ये मानना कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन गेन करना, इनहेल करना। मैं ऐसे बोलता हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट या कार्बन वगैरह मेटलर्जी में ऑक्सीजन खाते हैं। तो ये जो ओ कार्बन है ये क्या करेगा? 5 ओ एटम को खा जाएगा। इसको 5 ओ एटम खिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसको 10C लिख देंगे। ये 10C क्या करेगा? 10C जो है ना वो 10 ओ एटम उठा लेगा और फास्फोरस को P4 बना देगा, है ना? P4 P2 के फॉर्म में जो कुछ रिएक्शंस है वो आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या है, ये रिएक्शन आपका मैंने पढ़ा दिया, आपको रिकॉर्ड भी हो गया, दोबारा भी देख लेना। इस तरीके से आप ये पहुंचा दिया, तो ये रिएक्शन कंफर्म है, आपको दिख गया। ये देखो, आपको मैंने ये रिएक्शन जो था मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये रिएक्शन मैंने दोनों अंडरलाइन किए थे। क्या ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गए? हमेशा के लिए कर लोगे? ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गया, डन, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन के बारे में और फास्फोरस के बारे में कुछ लिखा गया है। क्या कहा गया है? नाइट्रोजन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, डायमेट्रिक गैस है, insoluble in water है, एंड नीदर कंबस्टेबल, नॉन सपोर्ट कंबशन, है ना? नाइट्रोजन गैस का कंबशन नहीं होता है मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं तो आना चाहिए ये। N2 प्लस O2 जो है ना मिलकर जो है ना 2NO बनाते हैं। ये रिएक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन का डेल्टा H कैसा होता है? बोलो। पॉजिटिव होता है। इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये करीब करीब 2000 डिग्री सेल्सियस पर होती है ना? कई जगह लोग पढ़ाते हैं, एक तो इडियोमेट्री में पढ़ाते हैं, इस बात को बताते हैं। कुछ लोग इसको कंबशन रिएक्शन पढ़ाते हैं जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती है, बिकॉज कंबशन रिएक्शन को हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो कंबशन रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन नाइट्रोजन का कंबशन एंडोथर्मिक होता है। नाइट्रोजन का कंबशन कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। और वो कितने पे होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना? तो नाइट्रोजन जो है ना तो आग पकड़ता है ना आग को सपोर्ट करता है, पकड़ ना? क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग स्मोकिंग नहीं कर पाते ना। जैसे मान लो माचिस जलाते तो पहले हवा में आग लग जाती, बाद में सिगरेट में आग लगती, है ना? क्योंकि नाइट्रोजन, क्योंकि 79% नाइट्रोजन के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, अपन लोग मानते हैं 78-79% नाइट्रोजन मानते हैं। तो ऐसा होता नहीं है और ये रिएक्शन जो है ना 2000 डिग्री सेल्सियस पर होती है। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन आईआईटी, इन 2 टाइम्स आईआईटी ने पूछा है इसको, है ना? ये पूछा जा चुका है आईआईटी के अंदर, इसमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, है ना? ये क्वेश्चन करके उन्होंने पूछा हुआ है, तो ये आ चुका है। अब कहते हैं कि इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल नाइट्रोजन गैस को एज ए इनर्ट गैस यूज किया जाता है। क्यों इनर्ट होती है? क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड होती है। ट्रिपली बॉन्डेड होने की वजह से ये क्या होता है? इनर्ट होता है। ओके, ये हो जाएगा। और दो इट डज नॉट रिएक्ट विद लिथियम फॉर्मिंग द लिथियम नाइट्राइड, है ना? इट डज रिएक्ट विद मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या करता है? नाइट्रेट वगैरह बनाता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की अगर बात करें तो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, सॉफ्ट है, वैक्सी मतलब मोम जैसा है और हाईली रिएक्टिव है। रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर एंड गिव आउट लाइट, ना? दैट कॉल, जो हमने फास्फोरेसेंस की जो बात की थी वही है ये। और या केमी लुमिनेसेंस बोला गया है या फास्फोरेसेंस बोला गया है, वो चीज है, देख लीजिए। इग्नाइट कर जाता है एयर के अंदर इन अच्छे से 35 डिग्री सेल्सियस एंड स्टोर्ड इन द अंडर वाटर टू प्रिवेंट दिस, है ना? मैंने आपको बताया था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, वो ये यहाँ पे लिखा है। एग्जिस्ट एज टेट्राडल, P4 यूनिट की तरह एग्जिस्ट करता है ना? टेट्राडल ज्योमेट्री होने की वजह से हम लोग इसको sp3 हाइब्रिडाइज बोल देते हैं, है ना?
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रिमेन इन द लिक्विड एंड गैसेस फेज, दोनों में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही रहता है ना। above 800 डिग्री सेल्सियस P4 begin to dissociate into P2 molecules। 800 डिग्री सेल्सियस पर P4 जो है ना वो P2 मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। और इसमें क्या लिखा है पढ़िए। राइट द रिएक्शन ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन अजाइड आयन, मैं लिख दिया है और रीजन भी बता दिया है कि अजाइड आयन का SRP वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए उसकी रिड्यूसिंग पावर इतनी ज्यादा है ना, उसकी रिड्यूसिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वो Na+ आयन को भी क्या कर देता है, सोडियम में भेज देता है और अपने आप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है ना, अपने आप को -1/3 से -1/3 से 0 में भेज देता है। तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा और सोडियम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, बिकॉज द SRP वैल्यू ऑफ अजाइड आयन इज वेरी वेरी नेगेटिव। इट इज हैविंग मोर रिड्यूसिंग पावर देन लिथियम। लिथियम से भी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर ये रखता है, इसलिए ये सोडियम को रिड्यूस कर देता है, Na+ को Na में रिड्यूस कर देता है। वरना सोडियम है, बेरियम वगैरह है, इनको तो हम दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, इनको कोई रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन अजाइड आयन फिर भी कर सकता है। ठीक है, चलिए ये तो कंपाउंड के बारे में कंप्लीट कर दिया मैंने। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, जनरल ट्रेंड की बात करें। ये सब हो चुका है क्लास में, ये सारा चीजें, ये सब पढ़ना आप लोग है ना, ये सारा मैं बता चुका हूँ, है ना। अब आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये सारी प्रॉपर्टी क्लास में, पिछले की ही क्लास में डिस्कस हुई है। सैटरडे वाली क्लास में सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की है, एक एक करके जितनी भी थी सभी डिस्कस की हैं, तो ये भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स के बारे में जो भी डिस्कशन था क्लास में, ठीक है, वो सब कुछ हुआ है ना। +3 +5 वाला दोनों, चाहे वो ट्राई हैलाइड्स, ट्राई ऑक्साइड्स हो, चाहे वो पेंटा ऑक्साइड हो, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस, वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स, है ना, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। सो हैलोजन के साथ जो रिएक्टिविटी है उस पर जो है ना, इसकी मैंने आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस पढ़ाई थी, है ना। आपको मैंने जो है ना PCl3, मैंने आपको NCl3 और PCl3, AsHCl3, इन सब के जो है ना, इन सब के जो है ना मैंने हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो है ना वो पढ़ा दिए हैं आपको, ये सारा कुछ पढ़ा दिया, मेनली वही था। तो इन्होंने कहा है कि दीज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म सीरीज ऑफ हैलाइड EX3 और EX5, बिल्कुल है। जैसे फास्फोरस बनाता है ना PCl3 और PCl5, नाइट्रोजन नहीं बना सकता है ना, नाइट्रोजन नहीं बना पाता, लिखा है नीचे पढ़ लो कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, है ना। तो ये कहता है कि यहाँ पे ये डिस्कशन है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, है ना। आप कहते हैं कि पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड, बिल्कुल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, आप यहाँ पे लिख लो फजान रूल से, है ना, यहाँ पे आप लगा देना, फजान रूल लगा देना, ठीक है, फजान रूल जो है ना वहां लगा देना, ठीक है, फजान रूल लगा दीजिएगा। क्यों, जब +5 में फास्फोरस होगा, जैसे PCl5 की बात करें तो PCl5 में क्या होगा, PCl5 में फास्फोरस +5 में होगा, और PCl3 में फास्फोरस कहाँ होगा बोलो, +3 में होगा, है ना। तो +5 वाले का जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। +5 वाला जो क्या करता है, वो ज्यादा अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोवाइड कर देता है, उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। आप कहते हैं कि ऑल द ट्राईहैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। in case of nitrogen only NF3 is known to be stable, केवल NF3 जो है ना वो स्टेबल होगा। NCl3 is explosive, NBr3 Ni3 are known only as their unstable ammoniates NBr3.6 NH3 and Ni3। तो मतलब जो है ना, केवल जो ट्राईहैलाइड में जो कंपाउंड है उसमें केवल NH3 जो है ना वो स्टेबल रहेगा, जिसको आप, मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी का मतलब है कि जिसको आप स्टोर करके रख सकते हो अलग से। NCl3 NBr3 वगैरह ये सब क्या हो जाएंगे, अगर बनेंगे तो रिएक्ट करेंगे, है ना, बनेंगे तो स्टेबल नहीं रहेंगे,
ना रिएक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ एक्सप्लोड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, जो भी है कुछ ना कुछ यहाँ पे ये डिस्कशन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉर अ गिवन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड विल बी इन द ऑर्डर। क्लोराइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर क्लोराइड की है, फिर ब्रोमाइड की है, और फिर आयोडाइड की है। ठीक है, ये आप बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर समझा सकते हो, है ना, ये आप बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर समझा सकते हो, है ना। जो एलिमेंट होगा और जो हेलोजन एटम होगा, जो एलिमेंट होगा और जो हेलोजन एटम होगा, तो जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाली जो क्या होगी, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होता चला जाएगा उतना आसानी से उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो आप, उतनी कम एनर्जी में, तो उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बिस्मथ के लिए कहा गया है कि ओनली BiF3 इज आयनिक एंड ऑल अदर हैलाइड्स आर कोवेलेंट, है ना, बाकी जो है ना कोवेलेंट होंगे, +3 जो है ना, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है ना वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये हैलाइड क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा ना, जो है ना इस तरीके से रहेगा। PCl5 इज लेस स्टेबल देन PCl3, आपको पता ही होगा। PCl5 का स्ट्रक्चर भी आपको बताता है, वो जो TBP स्ट्रक्चर होता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो टूट जाएंगे, उसके हिसाब से रहेगा। यहाँ पर ट्राइहैलाइड्स आर पिरामिडल एंड पेंटाहैलाइड्स आर TBP, बिल्कुल पता है आपको, हाइब्रिडाइजेशन से देख लीजिएगा। तो ट्राइहैलाइड तो पिरामिडल हो जाएंगे क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा विद 1 लोन पेयर, और जो पेंटाहैलाइड्स हैं वो TBP स्ट्रक्चर रखेंगे बिकॉज ऑफ द sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, वो TBP हो जाएंगे। यहाँ पे आपको sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। ओके, रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर ये इस तरीके से है, यहाँ पे इनका ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, है ना। रिड्यूसिंग नेचर वाला जो ऑर्डर है वो ये है कि इनका Pi3 है, ये अपने आप को क्या करेगा, जब अनस्टेबल है Pi3 तो क्या करना चाहेगा, वो अपने आप को +5 में ले जाना चाहेगा, है ना। तो +5 में ले जाना चाहेगा, इसलिए क्या करेगा, जो है ना, आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे इसको सोचने का तरीका आप ये कर सकते हैं कि कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है उसमें, जैसे आयरन में भी यूज करते हैं कि FeCl3 जो है ना, ठीक है, ये FeCl3 बन जाता है लेकिन Fe3 क्यों नहीं बनता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे जैसे Pi3 की बात करें तो Pi3 क्यों आसानी से अपने आप को भेजना चाहता है, उसका रीजन वही है कि I एटम जो है ना उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी नहीं है, वो फास्फोरस को +3 में मेंटेन रखना नहीं चाहता है, तो डिकम्पोज करेगा तो रिएक्ट करेगा तो +3 से +5 में ले जाएगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। F एटम की ऑक्सीडाइजिंग पावर, आई रिपीट, और F एटम की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो अच्छी खासी होती है। वो कहेगा कि यार ठीक है, मैं फास्फोरस को +3 में मेंटेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे इसको स्टेबल बना सकता हूँ, छोटा एटम है, बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये सारी बातें उसको +3 में मेंटेन रख सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड पे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो ये इनके रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। ये कुछ रिएक्शंस हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल के साथ रिएक्शन होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मेटल के साथ रिएक्शन है, ये सब मेटल के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है, तो आप इसे पढ़ लो, मेटल के साथ रिएक्शन हो जाती है। मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है तो इसमें एक कंपाउंड है, दैट कंपाउंड अभी आगे पता नहीं कहीं लिखा है नहीं लिखा है इन्होंने, मैं यही लिखवा देता हूँ आपको। तो मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो फॉस्फाइड बनाएगा। फॉस्फाइड की रिएक्शन मैंने पढ़ाई है आपको, फॉस्जीन बनाने वाला ना। एक ये होता है कैल्शियम जो है ना नाइट्राइड बनाता है, Ca3N2 वगैरह, इसकी भी रिएक्शन क्लास में हुई है। अमोनिया बना के मैंने बताया था आपको, इनकी रिएक्शन वगैरह मैंने पढ़ा दी है।
ठीक है। उसके बाद है अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, वी हैव कवर्ड ऑलरेडी इन द क्लास, ये हो चुका है, ये कंप्लीट हुआ है क्लास के अंदर, ये सब हो चुका है ना, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा, है ना। इसके लिए ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारा कुछ मैं करा चुका हूँ आपको, है ना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हम लोग आते हैं किस पे, अमोनिया के प्रिपरेशन पर, है ना, कि अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो अमोनिया का प्रिपरेशन में आप देख लीजिए, मैंने जब मैं आपको पढ़ा रहा था सॉल्ट एनालिसिस, तब मैंने एक आपको स्टेटमेंट लिखाया था, ऑल अमोनियम कंपाउंड, मैंने आपको लिखवाया था ऑल अमोनियम कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद बेस गिव्स अमोनिया, ये स्टेटमेंट क्लास में हुआ था, है ना। ये रिएक्शन क्लास में, ये आपका क्या हुआ था क्लास में, मैंने कराया था कि ऑल अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद बेस गिव्स अमोनिया, ये वही है, पहला मेथड यही है, ये लिखा हुआ है, पढ़ लो आप, ये फर्स्ट मेथड है। कोई भी अमोनियम सॉल्ट उठा लो, कोई भी अमोनियम सॉल्ट उठा लो, कोई भी बेस से आप रिएक्ट करा दो, किसी भी बेस से आप रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। क्या लिखा है, दिस इज अ जनरल मेथड एंड यूज टू टेस्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, देखो ये लिखा है ना, ये अमोनियम सॉल्ट का टेस्ट है, क्यों है, क्योंकि ये आपको पता है कि अमोनियम सॉल्ट ये एक यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन है कि जितने भी अमोनियम सॉल्ट हैं वो बेस से रिएक्ट करने के बाद क्या देंगे, अमोनिया गैस देंगे, है ना, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड, है ना, मेटल नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस से बात करते हैं, ये रिएक्शन क्लास में कराई जा चुकी है, ये कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, ये रिएक्शन हो चुकी है क्लास में, है ना। उसके बाद एक थर्ड नंबर पॉइंट है सीट का, ये थर्ड नंबर पॉइंट है। तो थर्ड नंबर पॉइंट में क्या होगा, इसमें अमोनिया के ड्राई करने की बात की गई है, अच्छा पॉइंट है, अमोनिया के ड्राई करने की बात की गई है। और उसमें क्योंकि अमोनिया का नेचर बेसिक होता है, सबको पता है अमोनिया का नेचर बेसिक होता है, तो अमोनिया जब बनेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में है, तो उसमें जो मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को हटाने के लिए आप किसी एसिड कंपाउंड को यूज नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर ये है, देखो आप, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि H2SO4 है एसिडिक, अमोनिया है बेसिक, दो अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज किया एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या होगा, वो वो रिएक्ट कर जाएगा अमोनिया से और अमोनियम सल्फेट बना लेगा। वैसे क्या होता है, लैब में एक कंपाउंड होता है CaCl2, आप लोगों को पता है लैब में एक कंपाउंड CaCl2 का नाम क्या होता है, डिजिकेटर कहलाता है ना, डिजिकेटर, DECI एंड डिजिकेटर कहलाता है। डिजिकेटर डिजर्ट से बना, रेगिस्तान से डिजर्ट से बना हुआ है, उसी से डिजिकेटर बनाते हैं। तो डिजिकेटर का काम क्या होता है, CaCl2 का, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो अगर हम उसको भी अमोनिया को ड्राई करने में यूज करते हैं तो अमोनिया रिएक्ट करके ये बना लेता है। P2O5 को नहीं यूज कर सकते क्योंकि P2O5 एसिडिक है, अमोनिया कैसा बेसिक है, ये रिएक्ट कर जाएगा और क्या होगा, ये रिएक्ट करके आपस में सल्फेट बना लेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अमोनिया को आप कैसे ड्राई करोगे, केवल क्विक लाइम से ड्राई करो, ये वाला सही है, क्विक लाइम से ड्राई किया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है जहाँ पे आपसे कहा जाए कि हम किस मेथड से अमोनिया को ड्राई कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी वगैरह में भी अमोनिया प्रेजेंट होता है, यहाँ लिखा है, ammonia present in the small quantities in air and soil where it is formed by decay of nitrogenous organic matter, example यूरिया के डिकम्पोजिशन या यूरिया के उससे भी अमोनिया बनाया जाता है ना, अमोनिया बनता है, ठीक है, ये भी आपको होगा। ओके, कितने लोगों को ये रिएक्शन याद है, कितने लोगों को ये रिएक्शन याद है अपनी क्लास में, जरा बताना, कितने लोगों को जो अभी इस समय जो फिफ्थ नंबर जो रिएक्शन है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ये वाला, हाँ, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला जो रिएक्शन है वो मैंने कहीं बताया था क्लास में, याद है आप लोगों को, कहीं याद है ये वाला, याद है, देखो चैट पे लिखो कितनों को याद है ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन।
ठीक है। मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ाया था, जब मैं नाइट्रेट पढ़ा रहा था और नाइट्राइट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको समझाया था कि नाइट्रेट और जो नाइट्रेट होते हैं और जो नाइट्राइट होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम लोग क्या करते हैं, उनको अगर हम एसिडिफाइड कर देते हैं, तो कौन सी गैस मिलती थी हमको? तो हमको NO2 गैस मिलती थी। लेकिन अगर मीडियम बेसिक कर दें और बेसिक करने के बाद उसमें जिंक या एल्युमिनियम वगैरह मिला देंगे तो क्या होता था? तो अमोनिया गैस बन जाती थी। ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, जेई का एक क्वेश्चन भी लिया था। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, तो मैं जैसे रिवाइज करा रहा हूँ। लगभग सारे काफी कुछ चीजें जो है ना क्लास में हुई हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आप जानते ही हैं, सब बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बारे में। और वो किससे पढ़ाया जाता है? वो बनाया जाता है किससे? जो है ना वो हेवर प्रोसेस से बनाया जाता है ना। अब आयरन ऑक्साइड को Fe2O3 का एज ए कैटलिस्ट K2 और Al2O3 प्रमोटर वगैरह यूज करते हैं। तो पहले Fe और मॉलिब्डेनम यूज किया करते थे, है ना। अब जो मॉडर्न कैटलिस्ट है वो इस तरीके का है, ध्यान रखिएगा। ये बनाया गया है, NCERT में भी पढ़ सकते हैं, है ना। एक होता है साइनामाइड प्रोसेस होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। साइनामाइड प्रोसेस वाला जो पार्ट है ये वाला। CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड होता है, N2 गैस से रिएक्ट करता है। काफी बड़ा टेम्परेचर, देखो 1273 से 1373 केल्विन पर है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिम बोलते हैं ना। नाइट्रोलिम एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है ना। दैट कॉल्ड कैल्शियम साइनामाइड, है ना। अलग तरीके, कैल्शियम साइनाइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कंपाउंड मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, ये कंपाउंड डिफरेंट है। ये जो कंपाउंड अभी लिखा है इसका नाम है कैल्शियम साइनाइड। क्या नाम है? कैल्शियम साइनाइड। CN- है इसमें, है ना। और ये जो कंपाउंड जो नाइट्रोलिम के अंदर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है नाइट्रोलिम में, ठीक है ना, उसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड, ये लिखा हुआ है। कैल्शियम साइनामाइड ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैल्शियम साइनामाइड कैसे है समझ लो। कैल्शियम साइनामाइड में कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, चल नहीं रहा है। सो रिएक्शन है क्या? रिएक्शन है CaC2 दैट कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? CaCN2 प्लस C बनाते हैं ना। ये इसका नाम हमने क्या लिखा है? ये नाइट्रोलिम है। इसको मिला के, दोनों को मिला के नाइट्रोलिम एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, ठीक है। ये अपने आप में एक फर्टिलाइजर है। ऐसा कुछ होगा, समझना ध्यान से। ये है बेसिकली, ये साइनामाइड आयन है ना। अब इसी को आपको, इसी से क्या कराया जा रहा है? इसी की हाइड्रोलिसिस से क्या बनाया जा रहा था? इसी को पानी मिला के अमोनिया बनाया जा रहा था, देखो आप, है ना। इसी के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया गैस को बनाया जा रहा था, है ना। इसी की हाइड्रोलिसिस से अमोनिया गैस को बनाया जा रहा था, है ना। यही लिखा जा रहा है ना, CaCN2 plus 3H2O will give you CaCO3 plus ammonia. So it is very easy. If you will form the structure of this compound, cyanide ion का structure अगर आप बनाओगे, it's very easy to get this structure. ये हो जाएगा, ऐसे कर लेना, समझ में आया? इस तरीके से कर लेना। तो अब अपने आप को पता चल जाएगा कि जब मैं पानी मिलाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको H+ आयन देना चाहिए, इसको OH आयन देना चाहिए। मैं जब पानी मिलाऊंगा तो इसको H+ आयन देना चाहिए, इसको OH आयन देना चाहिए, समझे? तो यहाँ से ये फील आ जाएगा तुमको कि यार ये क्या बनाएगा,
ये अमोनिया बनाएगा, ये क्या बनाएगा बोलो, ये अमोनिया बनाएगा। कितने नाइट्रोजन एटम है भाई, 2 हैं, तो 2 अमोनिया बन रहे हैं ना। ओके, अब आप कहोगे सर इसका क्या होगा, बिल्कुल इन सबको मिला के H2CO3 बना लेना। H2CO3 जो है ना वो कैल्शियम वाला जो पार्ट होगा ना, कैल्शियम वाले पार्ट से इसको मिला के, कैल्शियम 2 पॉजिटिव वाले पार्ट से मिला के CaCO3 प्लस H2 वगैरह बना लेना। ऐसे करके रिएक्शन हो रही है। हमेशा के लिए याद हो जाए, थोड़ा देखोगे, थोड़ा फोकस करोगे तो चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, दिखने लगेंगी। और यहीं पे जहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही, यहाँ पे थोड़ा बहुत विजिबिलिटी है, जहाँ पे चीज़ें समझ में आती हैं, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। जो समझ जाएंगे वो क्वेश्चन कर लेंगे, जो नहीं समझेंगे वो अगले साल प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, या फिर वो कुछ और काम करेंगे, है ना। ठीक है, जिनको समझ में आ जाएगा वो समझ लेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो अपना जो है ना कुछ और काम कर लेंगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, काफ़ी कुछ आज डिस्कशन कर दिया क्लास के अंदर अच्छे से। ठीक है, यहाँ मैं रोक देता हूँ, बाकी इसके बाद मैं आगे बता दूंगा आपको जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें मैं कुछ आगे बता दूंगा, है ना। इसमें कुछ आगे और बता देंगे कि क्या क्या हो सकता है। ये मैंने आज Cl2 वाला रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद अमोनिया वाला जो था, ये रिएक्शन जो लिखा है तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये अभी यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रही है ना, मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेनी है। ओके, कुछ एक आध दो डाउट ले लेंगे इस तरीके से। इसमें वहाँ पे देखो, वहाँ पे टिपिकल मेटल एटम लिखा होगा। हाँ सर, टिपिकल मेटल एटम लिखा था। हाँ, तो टिपिकल का मतलब वही है कि वो बिल्कुल मेटल की तरह प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा, है ना, कुछ जगह चीजें बदली जाएंगी, है ना, मेटल जैसा होगा बट मेटल नहीं होगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई इसी वो तो बोलो क्या हुआ श्याम। बोलो। हेलो, हाँ ऋषि बोलो। दीप, कौशल वर्मा। सर जो लास्ट रिएक्शन है कैल्शियम साइनामाइड की, हाँ, उसमें क्या हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिपोर्ट कर सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली क्या हो रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फेज में होता है, आपको पता है, चूने का पानी कहलाता है। हम्म, और टेम्परेचर देख रहे हो तुम कितना है, 1273 से 13, तो काफी बड़ा टेम्परेचर है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई दे हैव रिपोर्टेड कैल्शियम कार्बोनेट, जो अच्छा कि तो पॉसिबल सर है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रिपोर्ट कर पाएंगे मतलब? हाँ, चूल्हे का पानी मतलब हो सकता है ना, उस तरीके पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चीजें जो थोड़ा थोड़ा तुम क्या करोगे, जब माइंड में ये सब चीजें क्या करोगे, जब नोट्स बनाओगे ना, ये सब चीजें लिखोगे कॉपी में ना, ये सब काम करोगे, तो इससे धीमे 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 इनऑर्गेनिक इतना सही बैठ जाएगा ना, चीजें बैठ जाएंगी। वरना केवल एक ही रास्ता है पूरी दुनिया के पास, रटो, और कोई रास्ता नहीं है ना, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग फिर भी कुछ काम करते हैं क्लास में, यार देखो ये हो रहा है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो वो वाला काम है। तो आप करो, इन सब पे थोड़ा सा काम करोगे तो अच्छा होगा, है ना, अच्छे से हो जाएगा। ठीक ओके है, सर। हाँ ओके ओके सर। डन। चलो भाई 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, है ना। और कोई बचा है किसी का? यार इसी बोलो, मैं आपको अनम्यूट करा है, बोलो करो, इसी बोल लो आप। हेलो। हाँ। हाँ सर, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं सर? शॉर्ट नोट कैसे बनाना है मतलब? सर क्वालिटेटिव हुआ और ये हुआ पी ब्लॉक सर, इनमें देखो बहुत एक सारी बात बहुत इन्फॉर्मेशन। क्लियर है ना, एक बात बहुत क्लियर है, आप जिसमें आए हो ना, ये इल्यूजन है, शॉर्ट नोट ये सब चीजें, ये सब इल्यूजन है, मतलब, है ना। ये आप मान लो, अगर आप जम के पढ़ाई नहीं करोगे ना, जम के मतलब बिल्कुल समर्पित होके, मतलब मिटा के अपने आप को नहीं पढ़ोगे ना, तो नहीं होगा सिलेक्शन, ये गारंटी है। इनका कोई फायदा नहीं है, कोई शॉर्ट नोट नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना। क्या करोगे शॉर्ट नोट बना के, जब इन सब चीजों को आप जो है ना अच्छे से पढ़ो ना यार, पहले तो याद तो करो, बाद में तो शॉर्ट नोट बनेंगे। अगर उसके बाहर की चीजें आ गई तो क्या करोगे, है ना। जैसे जो है ना, जैसे जो टॉप के 3 बैचेस होते हैं ना, उनमें कोई पूछता नहीं है कि शॉर्ट नोट क्या होता है
है ना, उनमें कोई पूछता नहीं है, आप पूछ लेना उनसे, ठीक है। है ना, उनमें कोई नहीं पूछता। तो इन सब चीजों के चक्कर मत पड़ो। बस आप अगर कर रहे हो ना तो 100% मतलब बिल्कुल 100% जुट ही जाओ। कुछ नहीं है मतलब, या तो आईआईटी रहेगी या मैं रहूंगा बस, अगर मैं कर रहा हूँ तो। अदरवाइज लीव द रेस, है ना, छोड़ दो पढ़ाई। कोई शॉर्ट नोट नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब अगर आप रियलिटी, क्योंकि बुरा लगता है मेरी बात का, है ना, बट मैं सच कह रहा हूँ, कोई शॉर्ट नोट नहीं है ना। जो चीजें बताई जा रही है उनको प्रॉपर तरीके से नोट करते चले जाओ, अच्छे से पढ़ो और खूब सारा लिखो। मतलब जितना लिख सकते हो, जितना पेपर में लिख सकते हो, है ना, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उतना कलेक्ट करो। और उसके बाद आप देखोगे, ठीक है। मैं आपको कॉपियां दिखाऊंगा, आपको कभी लगता है तो मैं कुछ बच्चों की कॉपियां दिखाऊंगा आपको। मैं दिखाता हूँ कि लोग टॉपर कैसे काम करते हैं, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना कहाँ कहाँ क्या क्या लिख रहे हैं। मतलब बिल्कुल, मतलब बस ये मान लो कि थोड़े बहुत छोटा मोटा पेज बच जाए तो बच जाए उनके पेपर पे, वरना वो हर बात लिखते हैं कॉपी में। क्योंकि वो मान के चलते हैं कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, वो इस उसमें होता ही नहीं है कि वो कोई क्वेश्चन छोड़े। तो मतलब वो करो। मतलब मुझे अगली अगली बार बोलना कि सर मैंने इतना कर लिया और मैं आगे क्या करूं, क्या करना है। नहीं, मुझे ये बताना कि सर मैंने इतना सारा कर लिया है, इसके आगे मैं और क्या करूं। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो है ना आप रखिएगा, मजा आएगा आपको काम करने में, है ना। टाइम लगेगा लेकिन अच्छा हो जाएगा आखिरी में। थैंक यू सर। उससे मतलब इतना थोड़ा पावरफुल बनो यार, है ना। थोड़ा लोगों को डर लगे तुमसे, यार मेरा 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 कोई कॉम्पिटिटर है जबरदस्त, है ना। ठीक है। हम्म, ओके, थैंक यू सर। हम्म। चलिए 28 हो गया, अब यहाँ बंद कर देते हैं, दूसरी क्लास होने वाली है, ठीक है।